ओके जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो सेशन है ये है सॉक के हवाले से, इंट्रोडक्शन टू सॉक। इसमें हम कुछ सॉक के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हमारा ये जो वर्कशॉप है ये 5 दिन के ऊपर रहेगी और इसमें हम डेली हाफ एन आवर 40 मिनट्स या 1 आवर का सेशन करेंगे और उसके अंदर ना मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और फिर सेशन के एंड पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव। जी, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बेसिकली क्या है ये, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पहले जो है, जो आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं नॉक, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। नॉक का पर्पस होता है जो भी आपके एंटरप्राइज के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं सिस्टम से रिलेटेड, उनको मॉनिटर करना। यानी कि सिस्टम्स के ऊपर लोड तो नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई डिवाइस जो है वो कोई एरर जो है उस पे आ रहा है, नेटवर्क में स्विचेस लगे हुए हैं, राउटर्स लगे हुए हैं, उनके अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क के पोर्ट्स डाउन हो गए हैं या कोई डिवाइस जो है चलते चलते अचानक बंद हो गई है, ठीक है ना। तो एंटरप्राइज के अंदर क्योंकि जो नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं या जो स्कोप होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए जो है वो मैनुअली किसी भी चीज़ को मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ इस तरह की ऑटोमेशन चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए जिसके थ्रू आप चीज़ों को मॉनिटर कर सकें या उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें। तो उसके लिए नॉक होता है। तो नॉक की मदद से आप जो हैं, आपके जो सर्वर्स हैं, आपके जो स्विचेस हैं, आपका राउटर्स, आपकी फायरवॉल्स और उसके अलावा आपके एंड पॉइंट वर्क स्टेशंस, कोई भी इक्विपमेंट आईटी से रिलेटेड जो है ना उसको आप नॉक के थ्रू मॉनिटर करते हैं। अब पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बनता गया है, ठीक है। जो हैकर्स हैं वो, उनका स्किल, उनका कैपेबिलिटीज इनहेंस होती गई, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैलेंजेस बढ़ना शुरू हो गए। ऐसी सूरत में क्या हुआ कि नॉक जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था उसको सेग्रीगेट करना जरूरी था। तो उसकी वजह से एक नया डिपार्टमेंट जो है वो वजूद में है जिसको हम कहते हैं सॉक या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी नॉक की तरह ही एक डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फर्क क्या है नॉक और सॉक में? नॉक जो है वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, ठीक है। वो अवेलेबिलिटी को देखता है चीज़ों की, ठीक है ना। सॉक जो है, सॉक कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं ना तो एक बेसिक सी टर्म यूज़ होती है सिक्योरिटी के अंदर जिसको हम कहते हैं CIA। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपस में लिंक्ड हैं और यही जो है वो सिक्योरिटी की भी एक तरह से फाउंडेशन है, ठीक है। क्योंकि आपका जो भी डेटा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, अगर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंसर्न है, ठीक है ना। क्योंकि प्राइवेसी, आपका डेटा जो है, जैसे लेट्स से आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर है, आपका NIC नंबर है या और कोई इस तरह की आपकी इंफॉर्मेशन, वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है ना। तो अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उस इंफॉर्मेशन में कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू रहेगा, तो वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। सेकंड जो फिर इसके अंदर आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन के अंदर, इसलिए कि जो बात या जो मैसेज मैं किसी को भेज रहा हूँ, वो मैसेज अगर उसको एज इट इज़ नहीं मिलता तो इसका मतलब क्या है कि मेरे मैसेज की जो है वो इंटीग्रिटी या मैसेज जो है उसकी जेन्युइनिटी जो है बरकरार नहीं रही, ठीक है ना। इसी तरह जब आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क्स के अंदर, तो उस डेटा को जो है ओरिजिनल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो डेटा मॉडिफ़ाई होता है तो उसकी इंटीग्रिटी जो है वो नहीं रही है, वो ख़त्म हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट होता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि लेट्स से आप अपने बैंक पे ऑनलाइन जाते हैं, वहाँ से आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं और उसके ऊपर एक अटैक आ गया, ठीक है ना, डीडोस अटैक आ गया, सही है।
अब DDoS कैसे क्या हुआ कि आपका जो नेटवर्क है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूजर्स के लिए वो वेबसाइट अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि आपकी अवेलेबिलिटी अफेक्ट हुई। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये हिस्सा है सिक्योरिटी का, ठीक है ना? तो सॉक क्या करता है? सॉक मेक श्योर करता है कि उसी एंटरप्राइज़ के अंदर जहाँ पे नॉक जो है वो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग को देख रही है, सॉक जो है वो सारे इवेंट्स या वो सारी चीज़ें मॉनिटर करे जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, ठीक है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जी, जी, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, सॉक जो है वो क्यों चाहिए? ठीक है ना? तो सॉक क्या करता है? प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई करता है सस्पिशियस एक्टिविटीज इन द नेटवर्क एंड सिस्टम। प्रोएक्टिवली क्या मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो होने वाली है या जिसका खदशा है कि ये हो सकती है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, आप क्या देख रहे हैं कि नेटवर्क के अंदर जो है, मिसाल के तौर पे एक यूजर जो है ना, वो बार-बार उसका पासवर्ड एक्सपायर हो रहा है, या बार-बार उसके जो वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लॉगिन कर नहीं पा रहा, ठीक है ना? ऑथेंटिकेशन फेलियर आ रही है, ठीक है? तो ऐसी सूरत में क्या है कि सॉक उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कि इस यूज़र के साथ कोई इश्यू है जो बार-बार ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? अब आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो इश्यू है ये जेन्युइन है या इसके पीछे किसी और का हाथ है, जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर कोई टर्म आपको ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल करके। जैसे मैं डेफिनिटली कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ कर रहा हूँ जो हम सिक्योरिटी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशन फेलियर, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल या थ्रेड्स या अटैक्स। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं साथ-साथ आपको क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है? तो पहली चीज़ क्या है कि सॉक क्या करता है? प्रोएक्टिवली, यानी किसी चीज़ के होने से पहले उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और फिर उससे जो भी हम रिलेटेड एक्शंस होते हैं, या जो भी आपने काम करने हैं उस थ्रेट को होने से रोकने के लिए वो आप करते हैं, ठीक है ना? फिर आप क्या करते हैं? आप वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं सॉक के अंदर। सॉक के काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है? एक से ज़्यादा, ठीक है? जिनको हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में आप क्या देखते हैं कि आपके पास नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? वो डिवाइसेज़ आया ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई इस तरह का मसला हो, जो कि वो डिवाइस वल्नरेबल हो। वल्नरेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ की ऐसी हालत, ठीक है? कि वो जो है कोई भी जो बैरूनी खतरा है या बैरूनी खदशा है, उसको वो रोक ना सके। तो वो वल्नरेबल हालत में होता है, ये चीज़, ठीक है? अब सिक्योरिटी के अंदर या सिस्टम्स के अंदर वल्नरेबिलिटी क्या होती है? अब देखें, आपके पास नेटवर्क के अंदर जितनी भी चीज़ें इस वक़्त चल रही हैं या मौजूद हैं, ठीक है ना? वो सब चीज़ें जो हैं एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर कोई ना कोई कोड रन हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? और जो प्रोग्राम्स हैं वो हम इंसानों ने लिखे हैं, ह्यूमन जो हैं दे रोट दोज़ कोड्स, ठीक है? अब बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। एक इश्यू तो ये हो सकता है कि जो आपका कोड है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो आपने ऐसे 5 साल पहले लिखा था और जो मौजूदा आपके पास हार्डवेयर है हो सकता है वो उस कोड को सपोर्ट ना करता हो, ठीक है? तो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जब वो कोड रन हो रहा हो तो कोई ना कोई ऐसा एरर आ जाए, ठीक है? कि जिस एरर का सिस्टम को पता ना हो कि अब क्या करना है, ठीक है ना? तो ऐसी सूरत में क्या होता है, इस तरह की जो प्रोग्राम्स के इश्यूज़ होते हैं, एरर्स होते हैं, उनको अटैकर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी ऐसी वीकनेसेस को वो ढूँढते हैं और ढूँढ के वो क्या करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सिस्टम को एक्सेस कर सकें। तो सॉक क्या करता है? सॉक मुख्तलिफ टूल्स को यूटिलाइज़ करते हुए ये देखता है कि उनकी जो एंटरप्राइज़ है, जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा सर्वर, कोई ऐसा एंड पॉइंट तो नहीं है, जहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन है जो वल्नरेबल हो। तो वो हम इन्फॉर्म करते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को कि जी ये फलानी डिवाइस जो है वो वल्नरेबल है, तो यू नीड टू पैच इट, ठीक है? जो लेटेस्ट उसका कोड है, जो लेटेस्ट उसकी वेंडर की तरफ से जो भी पैच अवेलेबल है, उसको अपडेट करना, ठीक है? देन गेटिंग अवेयर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग इन द नेटवर्क। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सॉक के लिए कि जब आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नेटवर्क के अंदर अ, किस किस्म का हार्डवेयर मौजूद है, किस किस्म के सॉफ्टवेयर मौजूद है। क्योंकि अगर आप अपनी एनवायरनमेंट को
आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को समझते नहीं है, जानते नहीं है, तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है ना? किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास कितने सर्वर्स हैं? अगर आपको ये नहीं पता कि लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास 100 सर्वर हैं, 101 सर्वर हैं, या कुछ अरसे के बाद जो है 90 सर्वर रह गए, या कुछ अरसे में जो है 120 सर्वर्स हो गए और आपको नहीं है उसका आइडिया, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप मॉनिटर नहीं कर रहे। तो अगर आप उस चीज़ को मॉनिटर नहीं कर रहे, तो फिर सॉक जो है वो इफेक्टिवली चीज़ों को देख नहीं रहा। फिर उसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम लॉग्स जो है ना, लॉग्स को मैनेज किया जाता है, ठीक है? इसलिए कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, कोई हैकर जो है वो कामयाब हो जाए आपके नेटवर्क के अंदर आने में, ठीक है? तो ऐसी सूरत में आप ये जानना चाहते हैं कि वो अटैकर जो है वो किस तरह से आया था? क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये जानना कि आपके इस सिस्टम के अंदर, या आप जैसे घर में अगर कभी चोर आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए, या आप बाद में कोशिश करते हैं जानने की कि चोर आए कैसे थे। कोई दरवाज़ा खुला रह गया था, कोई खिड़की बंद नहीं हुई थी, या किसी और तरीके से चोर अंदर आए। वो जानना या वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो फिर आप उनको रोक सकते हैं उस हादसे को होने से। इसी तरह सिक्योरिटी के अंदर भी क्या होता है कि अगर कोई ब्रीच हो गई है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो लॉग्स से जाके देखें, ये चेक करें कि ये जो अटैक हुआ था, इसके पीछे क्या सबब था? आया कोई कॉन्फ़िगरेशन का इश्यू था? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने कोई पैच अप्लाई नहीं किया था? या हो सकता है उसने जो है किसी ऐसे यूज़र को जो है वो सिस्टम एडमिन बना दिया हो, जिसको नहीं बनाना चाहिए था। हो सकता है उसने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बगैर पूछे, बगैर परमिशन लिए किसी यूज़र को कोई एक्सेस दे दी हो। तो इस तरह के बहुत सारे सबब हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जी, जो अटैकर है वो अंदर आ जाए, ठीक है ना? तो इसको जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या वजह थी। तो वो जब अगर आपके पास लॉग्स होंगी, तो उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है? फिर इसके अलावा सॉक जो है वो एंगेज होता है ब्लू टीम तो बेसिकली जो सॉक टीम है उसको हम यहाँ पे रेफर करते हैं। पर्पल टीम जो है वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू आप कह लें, या मैनेजमेंट की एंगेजमेंट उसके अंदर होती है, ठीक है। रेड टीम जो है ये जो लोग जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, रेड टीम भी उसी तरह की एक एक्टिविटी है, लेकिन उनकी एक्टिविटी जो है वो ज़रा डेडिकेटेड होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के मुकाबले में। फिर सॉक थ्रेट हंटिंग करती है। थ्रेट हंटिंग क्या है कि सॉक के जो ऑपरेशंस हैं या सॉक की जो एक्टिविटीज़ है ना, अ, उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से आप काम करते हैं। उसमें एक काम होता है मॉनिटर करना। मॉनिटर आप किस चीज़ को करेंगे? नेटवर्क के अंदर जो भी आपके एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब उन एक्टिविटीज़ को किस तरह से आप मॉनिटर कर सकते हैं? तो एक तरीका ये है कि आपके पास अलार्म्स आ रहे हों, ठीक है? जिनको हम यूज़ केसेस कहते हैं। आप इस तरह के यूज़ केसेस डिफाइन कर दें कि जी आप ये कहते हैं कि जी अगर एक यूज़र जो है वो शाम 5 बजे के बाद अपने कंप्यूटर में लॉगिन करने की कोशिश करे, तो ये जो बिहेवियर है ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो ये कहती है कि जो भी यूज़र्स हैं वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कंप्यूटर्स के ऊपर लॉगिन करके काम कर सकते हैं। उससे पहले या उसके बाद अगर कोई भी यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करता है तो वो एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, आप एक यूज़ केस बना देते हैं। तो यूज़ केस क्या है, एक तरह की कंडीशंस हैं। कि आप कहेंगे कि जी कि अगर कोई भी यूज़र जो है यूज़र एक्स, ठीक है, ट्राइज़ टू लॉगिन आफ्टर 5, ठीक है, अंटिल मॉर्निंग बिफोर 9, ऐसी सूरत में क्या हो कि आई नीड टू सी एन अलर्ट, ठीक है? तो वो क्या होता है कि सॉक के अंदर हम जैसे अभी आपके पास एक सिंपल मॉनिटर लगा होता है, सॉक के अंदर हम इस तरह से मल्टीपल स्क्रीन्स लगा लेते हैं, टीवी लगा लेते हैं बड़े, ठीक है ना? तो उन टीवीज़ के ऊपर आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर ये देख रहे होते हैं, अलार्म्स देख रहे होते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन होगी तो अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। तो जब अलार्म ट्रिगर होगा तो फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो अलार्म ट्रिगर हुआ है, आया ये जो यूज़र था वो लेजिटिमेट था, ऑथराइज़्ड था और उसने शाम में एक्टिविटी की है, या कि ये यूज़र जो था वो लेजिटिमेट नहीं था, अनऑथराइज़्ड था। तो ऐसी सूरत में फिर हमने क्या एक्शन लेने हैं, क्या काम करना है, ठीक है? दूसरा तरीका ये होता है मॉनिटरिंग करने का अलार्म्स के अलावा, वो है थ्रेट हंटिंग। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो आपका सिम सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली मॉनिटरिंग के लिए जो आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप मुख्तलिफ तरीके से जो है ना चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, सर्चेज़ करते हैं, पैटर्न्स को आप देखते हैं कि पैटर्न्स किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है? बिहेवियर्स को आप देखते हैं, ठीक है?
उसकी बेस के ऊपर आप अपना एक एनालिसिस बनाते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ना ये कुछ सस्पिशियस लग रही है, ठीक है, तो वो थ्रेट हंटिंग होती है। फिर उसके अलावा जो है इंटरनल ब्लाइंडर्स, ठीक है, आप ऐसी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं इंटरनली जिसकी वजह से आपके पास जो है उसकी विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी कम है, तो आप कोशिश करते हैं कि इन सारी चीजों को आप इरेडिकेट करें ताकि आपको नेटवर्क की प्योर या फुल विजिबिलिटी हो किसी भी एक्टिविटी के हवाले से। SOC जो है वो कमांड सेंटर के तौर पे ऊपर काम कर सकता है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो, जब कोई ऐसा इशू हो, तो SOC जो है वो कम्युनिकेट करेगा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ, ठीक है, उस इंसिडेंट के हवाले से, ठीक है। फिर SOC के जो फंक्शंस हैं, इसमें शायद एक दो फंक्शंस मैं मिस कर गया हूँ। असल में SOC का जो डोमेन है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो उसके अंदर डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ये सबसे बेसिक SOC का फंक्शन होता है वो तो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, ठीक है, कि आपके नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को आपने सिक्योरिटी वाइज मॉनिटर करना है, ठीक है ना। अब देखें इसमें सबसे जो बुनियादी चीज होती है ना नेटवर्क के अंदर, जब आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर कोई एक एक्शन करते हैं, तो उस एक्शन को एक लॉग की सूरत में नोट किया जाता है। उसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल ये है कि अगर जब कंप्यूटर्स नहीं थे या जहाँ पे अभी भी कंप्यूटर्स ना हो, आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, तो उन्होंने रिकॉर्ड रखना है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उन्होंने एक रजिस्टर रखा होगा जिसको लॉग रजिस्टर कहते हैं। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि जो आदमी इन हुआ, जो आदमी आउट हुआ, उसका नाम, टाइम, किसको मिलने आया, पर्पस क्या था, ये चीजें लिख रहे हैं, तो आप लॉग बना रहे हैं ना लोगों के आने जाने की। तो ये क्यों जरूरी है कि खुदा ना खास्ता कल को कोई हादसा हो जाए, कोई शख्स जो है वो अंदर गया लेकिन वो बाहर नहीं आया, ठीक है, या कोई और मसला हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप लॉग रजिस्टर को रेफर कर सकते हैं देखने के लिए कि जी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन लोग आए, कौन कौन लोग गए। तो इसी तरह सिस्टम्स के अंदर भी क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनकी भी लॉग बनती है, ठीक है। वो जो लॉग होती है, ठीक है, उस लॉग को हम अपना जो सॉफ्टवेयर होता है सिम सोल्यूशन, उसकी तरफ फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। सिम सोल्यूशन में जब वो लॉग आती है ना, तो उस लॉग को फिर हम पार्स करते हैं ऐसी रीडेबल इंफॉर्मेशन में जो कि सॉक एनालिस्ट इजीली जो है ना उसको अंडरस्टैंड कर सके उस लॉग को। उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एक फंक्शन है सॉक का। फिर उसके अलावा सॉक जो है वो एक्ट कर सकता है कमांड सेंटर, ठीक है, कि वो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद जो है थ्रेट इंटेलिजेंस, यानी आप जो है सराउंडिंग में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे रिसेंट क्या चीज़ हुई, वो थ्रेट इंटेल आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और उसको फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखते हैं कि आया ये थ्रेट इंटेल आपके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, आपको इस थ्रेट से कोई खदशा है, कोई खतरा है, और अगर है तो किस तरह से आपने उसको अपने आप को उससे सेफ करना है, ठीक है। फिर आप इसमें फोरेंसिक्स कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपका सिस्टम हैक हो गया और अब आपने उसके बाद देखना है कि क्या वजह थी, अटैकर किस तरह से आया, तो आप फोरेंसिक्स के थ्रू वो चीज़ें इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि जी आपके सिस्टम के अंदर कोई अटैकर आने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। उस इंसिडेंट को आप रोकते हैं, कंटेन करते हैं कि जी ये अगर आया है, कोई अटैकर आ गया है, तो उसको किस तरह से नेटवर्क से निकालना है। तो ये रोल भी, ये फंक्शन भी सॉक करती है। सॉक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट करती है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट्स भी की जाती हैं, ठीक है। सॉक जो फंक्शन है, फंक्शन उसको आप असेस करते हैं कि जी उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, ठीक है, वो कितना एफिशिएंटली फंक्शन कर रहा है। ये सारी चीजें जो हैं वो सॉक के फंक्शंस का हिस्सा हैं। सॉक की कैपेबिलिटीज क्या हैं? सॉक जो है वो प्रिवेंट करता है अटैक्स को होने से पहले, उनके बारे में आप प्रोएक्टिवली देख सकते हैं, या अगर जिस वक्त हो रहे हो उस वक्त भी आप उसको देख के प्रिवेंशन की तरफ बात कर सकते हैं। डिटेक्शन है, ठीक है ना, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, कि आप जो है थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं आप, ठीक है। अ, उसके अलावा जो है आप फिर इस तरह की जो चीज़ें हो रही होती हैं आपके नेटवर्क के अंदर, आप उनको रिपोर्ट करते हैं। 1 मिनट दीजिएगा।
जी। फिर इंसिडेंट को मैनेज करना, ये भी सॉक की कैपेबिलिटीज हैं। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, वल्नरेबिलिटीज के ऊपर काम करना, और उसके अलावा मालवेयर्स जो आते हैं उनको एनालाइज करना, ये भी सॉक के कुछ फंक्शन या कुछ कैपेबिलिटीज है। अच्छा, अब सॉक का वर्कफ्लो किस तरह से होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, आप लॉग्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। डेटा या लॉग्स जो हैं वो आप मुख्तलिफ डिवाइसेस जो नेटवर्क के ऊपर हैं वहां से वो आप कलेक्ट करते हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन आती है सिम सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। सिम सोल्यूशन से फिर वो इंफॉर्मेशन जो है ना इंजेस्ट होती है सिम के अंदर, ठीक है। इंजेक्शन का प्रोसेस है कैसा है कि उसके अंदर वो जो जो डेटा आ रहा है उसको वो पार्स भी करेगा, ठीक है। पार्स करने का मतलब ये है कि अब क्योंकि देखें विंडोज की जो लॉग्स हैं उनका जो राइटिंग मैकेनिज्म है, जिस तरह से वो लिखी जाती हैं वो डिफरेंट होंगी किसी फायरवॉल की लॉग से, ठीक है। लेकिन जब आपने उन सारी लॉग्स को देखना है सिम सॉल्यूशन के अंदर, तो उनको इस तरह से आपने एक कॉन्टेक्सचुअल डेटा की फॉर्म में देना है कि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। बजाय इसके कि आप हर डिवाइस की लॉग को अलग अलग समझें, वो इस तरह से आपको डेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा या प्रेजेंट किया जाएगा कि आपकी उस डेटा के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो डेटा इंजेस्ट होता है उसको मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो है ना सेव किया जाता है। यानी आईपी एड्रेस होगी, ओरिजिन होगी, इम्पैक्टेड होगी, यानी कहाँ से अटैक आ रहा है वो ओरिजिन आईपी हो गई, किस चीज को इम्पैक्ट कर रही है या किस चीज के ऊपर अटैक आ रहा है वो इम्पैक्टेड आईपी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जब वो डेटा पार्स होकर इंजेस्ट होता है सिम के अंदर, फिर उसके बाद वो क्या करता है, कोरिलेशंस करता है, या जो एनोमलस एक्टिविटी होती है, जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है ना, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर कोरिलेशन को ही लेकर हम यूज केसेस क्रिएट करते हैं। वहां से फिर जो है वो सॉक एनालिस्ट का रोल आता है कि वो जो अब लॉग्स आ रही हैं उसके पास, जो अब लॉग से वो इवेंट्स बन गए, उनको फिर वो क्या करता है, उनको वैलिडेट करता है, उनको देखता है वो कि ये जो इवेंट्स आए हैं, ये इवेंट्स जो हैं वो आया कि ट्रू है, ठीक है, या ये इवेंट्स फॉल्स हैं, ठीक है। ट्रू की सूरत में फिर वो उनको ट्राई एज करेगा, ठीक है। ट्राई एज का क्या फंक्शन होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनको ट्राई एज करके फिर उनको वैलिडेट करता है, वैलिडेट करके फिर वो जो है ना फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करता है अगर वो जो है ट्रू अलार्म है, ठीक है। अगर वो एस्टेब्लिश हो जाए कि जी ये जो अलार्म आया है वो एक इंसिडेंट है, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर क्या होता है कि वो उसको रिपोर्ट करता है, ठीक है, या एस्केलेट करता है अपने से जो हायरार्की में सॉक एनालिस्ट के ऊपर जो टीम होगी, L2 होगा, L3 होगा, तो उनको एस्केलेट करेगा, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर आईटी डिपार्टमेंट है या नेटवर्क सिक्योरिटी टीम है, उनको रिपोर्ट करेगा कि ये एक इंसिडेंट है जिसके ऊपर फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जब वो एस्केलेशन हो जाएगी या वो रिपोर्ट करेगा, तो फिर जो आईआर टीम है, इंसिडेंट रिस्पांस टीम, वो उसको रिव्यू करेगी और वो उससे रिलेटेड जो भी रिस्पांस है या एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो सिक्योरिटी डेटा है ये उसका सारा फ्लो है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखें तो लेफ्ट पे जो है वो डिफरेंट डेटा सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर फायरवॉल्स हैं, डेटाबेस हैं, एंड पॉइंट्स हैं, वर्क सेशन हो गए, आपके प्रिंटर्स हो गए, फिर आपके जो है वो वेब सर्वर्स हो गए, आपके फाइल सर्वर्स, ईमेल सर्वर, आपके कोई मैनेजमेंट सर्वर्स, राउटर, स्विचेस, आईपीएस, आईडीएस डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस जो हैं ये आपकी डेटा सोर्स हैं जहाँ से आपके पास डेटा आएगा, ठीक है ना। तो आगे जो है वो देखें डेटा इंजेक्शन की भी जो हमने बात की थी, उसके अंदर पहले वो उनको कलेक्ट करेगा, कलेक्शन करने के बाद उसको नॉर्मलाइज करेगा, ऐसे फॉर्मेट में अरेंज करेगा जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। नॉर्मलाइज करने का फिर उसको इंडेक्स कर देगा, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है ना। फिर डेटाबेस क्रिएशन हो गई, उसके बाद फिर उसकी कोरिलेशन होगी, यानी जैसे एक जैसे इवेंट्स हैं वो एक जगह अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये आपका डेटा सारा अरेंज हो गया, इंजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फिर जो है वो आपके जो मॉड्यूल्स हैं वहाँ पे, जिसके अंदर अलर्टिंग का एक मॉड्यूल है, यानी जो भी ऐसा यूज केस आपने क्रिएट किया है, जो कंडीशन मेट्स होंगे वो ट्रिगर करेगा, फिर आप उसको देखेंगे कि आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है। फिर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं उन अलर्ट्स की, आप क्यूरी कर सकते हैं, मैंने कहा था थ्रेट हंटिंग के लिए। फिर ये जो डेटा आपका इंजेस्ट हुआ है इसको आप आर्काइव करते हैं, स्टोर करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। उसके अलावा फिर क्या होता है आपका जो है वर्क फ्लो, ठीक है, कि किस तरह से अब आपने उसके ऊपर फर्दर कोई एक्टिविटी करनी है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी डेटा फ्लो है सॉक के अंदर। सॉक के जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली इसमें जो है ना
पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी है, ये 3 चीजें हैं, ठीक है ना। पीपल से मुराद तो ये जो सॉक टीम है, जिसके अंदर सॉक एनालिस्ट जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो यूज केसेस को फाइन ट्यून करने की रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। डे टू डे और डिफरेंट सारी एक्टिविटीज होती हैं सॉक के अंदर, जिनको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। फिर अब जो पीपल हैं, वैसी बात है, उन लोगों को काम करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए सॉक के अंदर मुख्तलिफ टीम्स काम करती हैं, मुख्तलिफ टीम्स काम करती है ना, तो वो टीम्स जो है अगर मुख्तलिफ शिफ्ट्स के अंदर काम कर रही होंगी, ठीक है, तो उन टीम्स को आपस में सिंक होने के लिए, उन टीम्स को आपस में अपनी कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे जो है ना वो प्रोसेसेस जो है उनका रोल होता है, ठीक है। प्रोसेसेस ये बताते हैं एनालिस्ट को कि अगर कोई अलार्म आया है तो आपने किस तरह से उसको इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरह से आपने उसको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोई यूज केस है तो उसको फाइन ट्यून कैसे करना है। उसके अलावा और ऐसी क्या चीज है जो दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वायर्ड है कोई एक्शन लेने से पहले, तो वो सारी चीजें प्रोसेसेस के अंदर कवर होती हैं। फिर टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपका सिम सोल्यूशन आ जाता है, जिसकी मदद से सॉक मॉनिटरिंग करती है। उसके अलावा फिर दूसरी जो डिवाइसेस हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं, उनके साथ इंटीग्रेशन, उनको एक्सेस करके उनके मदद से भी उनको मॉनिटर करना, ये सारी चीजें भी जो है वो सॉक के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये अब थोड़ा सा मजीद डिटेल है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, क्योंकि आपको मैं वैसे शेयर कर दूंगा तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जनरली पीपल के बारे में मजीद बताया हुआ है, ठीक है। फिर ये इसकी हायरार्की है, सीजो है, ठीक है। सॉक मैनेजर सीजो को रिपोर्ट करता है। सॉक मैनेजर के अंडर जो है वो L1 या सॉक एनालिस्ट, फिर L2 इसी तरह से सॉक एनालिस्ट हैं, फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स हैं जो कि इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। फिर थ्रेट हंटर या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और फिर सिम इंजीनियर। सिम इंजीनियर का रोल जो होता है वो बेसिकली सिस्टम एडमिन की तरह का होता है, ठीक है। तो सिम के अंदर जो भी उसकी मेंटेनेंस करना, उसके अंदर यूज केसेस क्रिएट करना, उसको उसकी हेल्थ को देखना, कोई कंपोनेंट्स इंस्टॉल करना, डिप्लॉय करना, पार्सल्स क्रिएट करना, ये सारे रोल जो है वो सिम इंजीनियर देखता है। फिर इसी तरह ये सॉफ्ट के प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना। तो ये जो है अगर आप देखें तो 4 प्रोसेस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। बिजनेस प्रोसेस, ये जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती हैं, यानी कि बेसिकली सॉक क्यों चाहिए, ठीक है, क्या रीजन है सॉक का, ठीक है। उसके अलावा जो है वो रिपोर्ट्स जो हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, हायर मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, डेली रिपोर्ट जो है, जो ऑपरेशनल रिपोर्ट्स होती हैं वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। टेक्टिकल या स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स जो हैं उनका फॉर्मेट क्या होगा, ठीक है। लॉग्स जो हैं उनको कितने अरसे तक आपने रिटेन करना है, ठीक है। उसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जी लॉग्स जो है आपके पास वो 1 साल तक जो है आपने सेव करनी है, 1 साल से पहले आप उनको रिमूव नहीं कर सकते। फिर टेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस हैं, किस तरह से आपने जो है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको डिफाइन करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग हो गई, उसकी रिमेडिएशन हो गई, कोई पैचेस हो गए, अपडेट्स हो गए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रोसेसेस जो है ना, ये भी कंपोनेंट हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है फिर आपका ऑपरेशनल प्रोसेस होते हैं जो कि डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं सॉक की, ठीक है। एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग है, शिफ्ट सॉक रोस्टर है, स्केड्यूलिंग है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है विदिन द सॉक, वो इसके अंदर रहते हैं। फिर एनालिटिकल प्रोसेस है कि जब आप कोई एक इशू है, कोई आपके पास एक इंसिडेंट आया तो आपने किस तरह से उसको डिटेक्ट करना है, किस तरह से आपने उसको रिमीडिएट करना है, किस तरह से आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, किस तरह से आपने प्रोएक्टिवली जो है चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। इंसिडेंट को आपने क्लासिफाई कैसे करना है कि जी ये इंसिडेंट जो है ये मालवेयर है, या ये इंसिडेंट जो है वो फिशिंग अटैक है, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस आते हैं। इसके बाद फिर ये टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो बेसिकली सिम सॉल्यूशन की हमने पहले बात की थी। फिर जो है मॉनिटरिंग टूल्स सिम के अलावा जो होते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं आपके पास, जो स्क्रीन होती हैं, टिकटिंग सिस्टम हो सकते हैं जिनके थ्रू आप जो है इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं, और कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को असेस करने के लिए। सॉक के जो मतलब ऑपरेशंस ऑपरेटिंग मॉडल है वो 3 तरह के हैं। एक इन हाउस होता है, ये इंटरनल सॉक मॉडल। दूसरा आउटसोर्स होता है, आउटसोर्स सॉक मॉडल, ठीक है ना, या सॉक एज अ सर्विस। और तीसरा हाइब्रिड होता है। तो फर्स्ट वाले में तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी टीम जो है वो ऑनबोर्ड करती है,
तो सब कुछ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मैनेज होता है। सेकंड में आप क्या करते हैं कि आप पूरा ये फंक्शन जो है बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स कर देते हैं, ठीक है? तो वो लोग जो है आपके लिए सॉक का फंक्शन करते हैं। और हाइब्रिड में क्या होता है कि पहली शिफ्ट जो है, फर्स्ट शिफ्ट, वो जो है ऑन साइट होती है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टीम होती है, और फिर सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो है वो आउटसोर्स होती है। तो ये 3 मॉडल होते हैं सॉक के ऑपरेशन के। ये कुछ सिम सॉल्यूशंस हैं जो कि सब मार्केट के अंदर पॉपुलर हैं। स्प्लंक है, लॉगरिदम है, आईबीएम क्यूरेडार है, मैकेफी, एलियन वॉल्ट, आर्कसाइट, क्लियर स्काइज, और इनमें से कुछ सिम सॉल्यूशन हैं जिनके क्या कहते हैं, ट्रायल अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है अपने जब हैंड्स ऑन करेंगे तो हम एक सिम सॉल्यूशन है वज़ू, हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो उसके थ्रू हम देखेंगे थोड़ा-सा प्रैक्टिकली जो है ना, लॉग्स को देखेंगे, इवेंट्स को देखेंगे, फिर किस तरह से उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इस प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है? उसके अलावा ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे 2 तरह के सर्टिफिकेशंस हैं, एक तो वेंडर रिलेटेड है, जैसे स्प्लंक की अपनी सर्टिफिकेशन है, लॉगरिदम की, आर्कसाइट की, आईबीएम क्यूरेडार की, और कुछ जो है ना वेंडर न्यूट्रल है। वो अगर आप मतलब एज़ अ सॉक एनालिस्ट लर्निंग करना चाहते हैं या अपने आप को रेडी करना चाहते हैं ना, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कॉम्पटिया का साइज़ा है, साइज़ा प्लस, ईसी काउंसिल का है सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट, ठीक है? उसके अलावा जो है इसका क्या कहते हैं, सैम्स के 2 सर्टिफिकेट, ठीक है? ये सारे सर्टिफिकेशन जो है ना आप को हेल्प कर सकते हैं टू गेट रेडी। 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। तो ये आज का जो हमारा सेशन है ना, ये बड़ा बेसिक किस्म का था सॉक का ओवरव्यू देने का, वो कंक्लूड हो गया है। अब पीछे मेरे पास मेरा ख्याल है 4 मिनट हैं, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और जब और टाइम ये खत्म हो जाएगा तो फिर आप ग्रुप में भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान सर। जी, वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रहा था थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो गया था। ये सेशन रिकॉर्ड किया है सर? जी, जी सर, की है। चलें सर, थैंक यू। जी, जी। वैसे अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी 2-3 मिनट हैं, आप पूछ लें, फिर मैं सेशन जो है ये अपलोड कर दूँगा, तो ग्रुप में भी भेज दो। नहीं सर, वो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर जी। अच्छा, जी, जी। चलें ठीक है, फिर हम कंक्लूड कर लेते हैं सेशन को। फिर हाँ जी कल के सर। टाइम में आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूँगा, कल वैसे 7:30 होगा सऊदीया का टाइम, ठीक है ना? अच्छा जी, जी, तो ठीक है कल सर, इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक और है सर। कल का एक दिन और हमारा थोड़ा-सा इस पे थ्योरी पे चलेगा, फिर परसों से ना हम लैब्स ही करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लैब ठीक है? ठीक है सर। हाँ जी, हाँ चलिए, जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा सी यू। सलमान सर, वो आपने सीम जी, जी। सॉल्यूशन का कहा, तो वज़ू जो है सीम सॉल्यूशन हम अपने प्रेमिसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं? हाँ जी, वो मैं आपको कल उसका ना वो भेज दूँगा, क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस के किस तरह से आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। वो बड़ा ईज़ी है। नहीं, उसकी ओवा फाइल अवेलेबल है, वो आप सीधा वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट करें, ठीक है ना? ठीक है। 2 मशीन्स बना लें, एक वज़ू का जो अपना क्लाइंट है वो सेंटोस बेस है, तो वो उसकी ओवा अवेलेबल है, ठीक और है सर। साथ उसके एक जो है ना विंडोज़ की वीएम बना लें, ठीक है? तो ठीक विंडोज़ की वीएम से हम सारी लॉग्स फॉरवर्ड करेंगे वज़ू पे, ठीक है? है। और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। तो ये किसी एजेंट के थ्रू होगा, जैसे क्यूरेडार में विनकलेक्ट होता है? हाँ जी, तो वज़ू में भी एजेंट होता है, वो उसका एमएसआई फाइल भी अवेलेबल होती है, ज़िप फाइल भी, वो डाउनलोड करके मैं आप मैं सिंपल मैं- सेटअप मेरी है और कोशिश ये सर मेरी कोशिश ये है कि मेरे पास एक लैब एनवायरनमेंट है, मैं वो इंस्टॉल करूँ, वहाँ मेरे पास कैस्पर्स की भी है। अगर हम कोई वायरस वगैरह भी करते हैं तो उसके लॉग्स भी आ जाएंगे इस पर ना? हाँ जी, आप तो सब इंटीग्रेट कर सकते हैं। वज़ू जो है ओपन सोर्स है, और जैसे काफ़ी पॉपुलर टूल है आजकल, स्पेशली क्योंकि ओपन सोर्स है और काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और उसके बैक पे जो है वो इलास्टिक है, ठीक है ना? तो इसकी जो विजुअलाइज़ेशन है वो किबाना के अंदर है, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल टूल है। डन हो गया सर, डन हो गया। सर ठीक। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा एडवांस लेवल पे भी चीज़ें कराएँ, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल L2 काम करता है इसमें ना, तो अगर वो भी इसमें ट्रेनिंग में इंक्लूड कर दें तो बहुत अच्छा होगा। क्या चीज़? L2 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सर, जी, जी। तो वो भी नहीं, नहीं, थोड़ा-सा इंशाल्लाह वो हम देखें, अभी
आज मैंने बिल्कुल हाई लेवल पे दिया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि कुछ लोग शायद मेरा ख्याल है साथी जो है ना वो भी दे आर प्लानिंग टू मूव इनटू सिक्योरिटी, ठीक है। कल भी जो है ना हम थोड़ा सा पढ़ेंगे लॉग्स के बारे में और इन चीज़ों के बारे में ना, कि वो मतलब किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। परसों जब हम स्टार्ट करेंगे वज़ू, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम मतलब जो फिर 5वां दिन होगा ना, और इवन अगर मुझे एक आधा दिन आगे भी करना पड़ा कोई मसला नहीं है, एक्स्ट्रा भी करना पड़ा, तो फिर हम उसमें जो है वो पूरे किसी एक इंसिडेंट को वो L1 से लेके L2 तक सारा इन्वेस्टिगेट करेंगे, डन हो गया सर, डन हो ठीक है। गया। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट डे जो है वो आप लोगों को सिनेरियोज दे दूं, ठीक है। सिनेरियोज मिल जाएंगे ना सर, उसमें ये होगा कि हमारी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि जो है ना आप उसको हैंड्स ऑन गो थ्रू कर लें, ताकि फिर आपको एक प्रॉपर उसका आइडिया हो जाए, डन हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। चलें ये टाइम वालेकुम सर। जी वाला सलाम। सर ये हम लॉग्स की टाइप्स पे भी काम करेंगे, जैसे सिस्टम लॉग, सिक्योरिटी लॉग, हाँ सेटअप जी, लॉग्स, बिल्कुल करेंगे, एप्लीकेशन लॉग्स। बिल्कुल करेंगे। उसका भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा सेशन के दौरान, ठीक है। तो ये सेशन अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जूम के ऊपर ना मेरे पास 40 मिनट्स का है सारा। तो फिर कोई भी क्यूरी हो तो आप ग्रुप के अंदर जो मुझे मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। डन हो गया, थैंक यू ठीक सर, है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल ठीक है रखिए। सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।